तो हेलो एवरीवन। आज से हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है वैदिक एज। आज हम ये वैदिक एज वाला चैप्टर करेंगे। इससे पहले एक बार क्विकली व्यू ले लेते हैं कि आगे हम हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, किस सीक्वेंस से पढ़ेंगे और क्या क्या आएगा। हमारी हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है हमारी एंशियंट, एक है हमारी मिडीवल, एक है हमारी मॉडर्न। एंशियंट में वही सब जो ये चैप्टर्स हैं, रिलीजियस मूवमेंट्स महाजनपदास वाले। मिडीवल में आपके स्टार्ट होते हैं ये राष्ट्रकूट और पालाज वगैरह, इन सब के किंगडम से। जब आप हमारे देश में मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे वहां से। और मॉडर्न हिस्ट्री में आता है हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, कैसे कैसे किंगडम्स वगैरह चेंज हुए। जैसे कि आपका हो गया सिक्स सिक्स का किंगडम, और आपका राजपूतों का, जाटों का, ये सब। तो अभी देखते हैं, अभी अब वैदिक एज जो आज हम करेंगे उसके बाद चैप्टर आएगा रिलीजियस मूवमेंट। इसके अंदर हम जैनिज्म, बुद्धिज्म और भगवतिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और इस्लाम कैसे ग्रो हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर आएगा महाजनपदास का। महाजनपदास में क्या है, अब ये होने के सब होने के बाद महाजनपद यानी जो 16, हमारे 16 महाजनपद, यानी महाजनपद मतलब स्टेट्स या किंगडम्स आप बोल सकते हो, वे इमर्ज हुए थे इंडिया के अंदर। उसके बाद कौन कौन सी फॉरेन इन्वेजन आई सिकंदर की। सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर को हिंदी में सिकंदर कह देते हैं। मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका वगैरह। इसी के अंदर आपका चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, वो आएंगे। फिर आएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड, कि कैसे जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ उसके बाद कौन कौन से किंगडम्स आए, ये सब। जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो दो टाइप के किंगडम आ गए थे। एक तो जो नेटिव सक्सेसर्स थे, देश में ही थे, एक जो थे फॉरेन सक्सेसर्स थे। ठीक है। इसके बाद आई थी एज ऑफ गुप्ताज, कैसे वो छोटे छोटे किंगडम ये डिक्लाइन हुए, गुप्ताज पावर में कैसे आए, गुप्ता पीरियड के मतलब एम्पायर के कौन कौन से रूलर थे। ठीक है। फिर एकदम से ये जो गुप्ता एम्पायर है, इसमें माना जाता है कि हमारा जो देश है वो सबसे अमीर हुआ था। इसको हम गोल्डन या क्लासिक एज बोलते हैं। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि इतना बड़ा एम्पायर डिक्लाइन हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसके बाद पोस्ट गुप्ता एरा, यही। फिर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ये जो इंडिया है, इंडिया के साउथ में हमारे तीन किंगडम थे, चोला, चेरा एंड पांड्याज। चोला, चेराज एंड पांड्याज, ये तीन किंगडम थे। कैसे कैसे इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया, ये सब। ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना वैदिक एज। तो देखिए, चैप्टर का नाम है द वैदिक एज। वैदिक नाम में क्या आ गया, वेद। वेद मतलब जो हमारे वेदास लिखे गए हैं, किन्होंने लिखे हैं, हमारे ऋषिज ने लिखे हैं। अब वो पीरियड, वो समय जब हमारे वेद संस्कृत में लिखे गए थे, उसी को हम द वैदिक पीरियड या वैदिक एज कहते हैं। हिंदी में इसे कह देते हैं वैदिक काल। जब हमारे चारों वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब मतलब लिखे गए थे, उसी काल को, उसी पीरियड को हम वैदिक एज बोलते हैं। अब आर्यंस थे। आर्यंस थी एक रेस। आर्यन एक रेस थी जो कि सेंट्रल एशिया में रहती थी। सेंट्रल एशिया में कहा, साउथ रशिया और सेंट्रल एशिया तक। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा सेंट्रल एशिया हो गया, तो साउथ रशिया से सेंट्रल एशिया मतलब इस पार्ट में रहती थी। फिर कैसे वो इंडिया में माइग्रेट हुई, वहां माइग्रेट होने के बाद क्या क्या हुआ। और इनकी एक खास बात ये थी कि इन्होंने आयरन और
हॉर्स का यूज पहले स्टार्ट कर दिया था। इनकी हर एक चीज में विक्ट्री का कारण था कि ये सबसे ही पहले सीख गए थे कि हॉर्स को कैसे यूज करना है, चाहे वॉर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर कोई भी बिजनेस का काम हो, ये कैसे यूज करने हैं। अर्लीस्ट टेक्स्ट जो लिखा गया था, वो लिखा गया था ऋग्वेद, संस्कृत में। हमारे सारे टेक्स्ट संस्कृत में लिखे गए हैं। ऋग्वेद के अंदर ही एक वर्ड दिखता है हमें, आर्य। आर्य से मतलब आर्यंस। इसको 36 बार देखा गया है ऋग्वेद के अंदर। इन्होंने जो फर्स्ट मेटल यूज किया था आर्यंस ने, वो किया था कॉपर। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, किंग, सिपाही, कमांडर वगैरह, इन सब के अलग नाम थे उस पुराने पीरियड में, मतलब वैदिक एज में किसी और नाम से जाने जाते थे। उन सब की मैंने लिस्ट इसी में प्रोवाइड करी है, आगे पढ़ेंगे। आपको साथ साथ क्या करना है, ये मैंने नोट्स की ही फॉर्म में बनाए हैं, इससे बाहर का करने का आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चाहे तो मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, देखो, कोई भी साइट हमारी अगर एक्सकवेट होती है, मतलब उसकी छानबीन होती है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की जब एक्सकवेशन हुई, तो हर एक उस जगह पर जहां पर एक्सटिंक्शन होती है या फिर वो रूइन में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पर हमें मिलते हैं वेयर्स, पेंटेड वेयर्स। पेंटेड वेयर्स का मतलब है, देखो, ऐसा तो है नहीं कि वहां पर इंसान रहते थे और उन्होंने कुछ यूज ना किया हो। तो उन्होंने जो कुछ यूज किया, जैसे कि सबसे मेन तो आपके हो गए यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब। तो जब आर्यंस की ये जो साइट थी ना, ये जब हमने एक्सकवेट करी, तो यहाँ पर हमें रेड वेयर मिलती थी। हड़प्पा में आपको पेंटेड ग्रे वेयर ज्यादा दिखती है। तो ऐसे यहाँ पर आपकी आर्यन वाले पीरियड में रेड वेयर, पेंटेड रेड वेयर सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। अब हम चलते हैं अपने चार वेदास की तरफ। देखो, हमारे चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसे हम याद कर सकते हैं ऐसे, RSYA, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये याद कैसे करना है, देखो, अब हमने क्या पढ़ा था, रशिया था, साउथ रशिया, मतलब रशिया से आर्यन या अपने इंडिया में माइग्रेट करे। अब वो माइग्रेट होने के बाद इंडिया में सेटल हुए, तो रशिया, RSYA, रशिया, ये बिल्कुल होमोफोन्स की तरह है, मतलब बोलने में सेम, तो यहां से आप याद कर सकते हो, RSYA, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो पहले तीन वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको बोला जाता है त्राई। त्राई मतलब तीन, या फिर वेदात्राई। वेद मतलब यही तीन, और त्राई मतलब तीन, यानी तीन वेदों का समूह। तो इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है वेदात्राई। ठीक है। अब ये जो हमारे टेक्स्ट लिखे गए थे, इनको हम श्रुति लिटरेचर भी बोलते हैं। श्रुति लिटरेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो थे, ये मोस्टली चैंट किए गए थे, बोले गए थे। ऐसा माना जाता है कि जो गॉड है, हमारे जो भगवान है, उन्होंने डायरेक्ट हमारे ऋषि को ये नॉलेज दी थी, और तब उन ऋषि ने इनको लिखा था। ठीक है, इसलिए हम इसे श्रुति लिटरेचर कहते हैं। ठीक है। श्रुति लिटरेचर एक तरह से इसका दूसरा मतलब भी ये होगा, एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी। इन्हें आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हो, आपका फायदा ही होगा। एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी, हमेशा एग्जिस्ट करने वाले वेद। इन सबको संस्कृत में लिखा गया था। ओल्डेस्ट ऋग्वेद है, जैसा हमने पढ़ लिया। अब ये जो ऋग्वेद है, ये 1500 बीसी से 1000 बीसी में बनाया गया। अब ये बीसी क्या होता है, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो मैं बताता हूँ। देखो, जो जीसस क्राइस्ट है, उनका जन्म मान लो इस समय हुआ था, ये हमने एक पॉइंट मान लिया, इस समय हुआ था। अब इस पॉइंट से
जितने साल पहले वो घटना घटी या फिर जो इंसिडेंट था वो हुआ, उसको हम बिफोर क्राइस्ट बोल देते हैं। तो 1500 बीसी मतलब 1500 बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से 1500 साल पहले, ऐसे इसको बोला जाएगा। ठीक है। अब आगे देखो, ऋग्वेद, ये 1500 से 1000 बीसी में लिखा गया था। आर्यंस कब आए इंडिया में? आर्यंस भैया आए 2000 से 1500 बीसी में। अब आते ही क्या लिखा गया? उनके आते ही ऋग्वेद लिखा गया। ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जो माना जाता है। ठीक है। आगे, अब आर्यंस, हमने तो ये देख लिया कि जो आर्यंस थे उन्होंने माइग्रेट किया था, वो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स तो थे ही नहीं। तो भाई इंडिया में ओरिजिनल इनहेबिटेंट कौन थे? उनको कहते थे दास्यूज। वहां पर दास्यू पहले से ही रहते थे। आर्यंस तो बाहर से माइग्रेट हुए, यहाँ पर रहते थे पहले से ही दास्यूज। ये ओवर पावर्ड बाय एन आर्यन चीफ त्रासा दास्यू, ये नाम याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। आर्यंस, जो आर्यंस थे वो फेयर इन कलर थे, मतलब वो गोरे थे। और जो दास्यूस थे वो डार्क कलर के थे, वो काले थे। अब आगे आगे क्या होता है, कैसे आर्यंस ने युद्ध किया, कैसे वो सेटल हुए। अब ये तो है नहीं कि आपके घर पे कोई भी आएगा, आप बोलोगे आओ हमारे घर पर राज करो। तो भाई इंडिया में भी कोई और थे। ठीक है। तो जब आर्यंस आए तो एक वॉर हुई थी। उस वॉर को हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि वो ऋग्वेद में मेंशन है। तो देखो, हमारे चार वेद हैं। चारों वेदों को चार चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। चार वेद कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनके भी चार, हर एक वेद के चार पार्ट हैं। जैसे ऋग्वेद हो गया, तो ऋग्वेद के भी ये चार पार्ट, संहित, ब्राह्मण, अरण्यका और उपनिषद। ये कर्मखंड बनाते हैं, संहिता और ब्राह्मण मिलकर, और अरण्यका और उपनिषद मिलकर ज्ञान खंड बनाते हैं। ये होते क्या हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अपने ऋग्वेद, जो पहला और ओल्डेस्ट वेद है। तो देखो, ऋग्वेद है ओल्डेस्ट, हमने पढ़ लिया। हर एक वेद का एक उपवेद होता है, ये आपको याद रखना है। हर साल क्वेश्चन आते हैं यहीं से। जो ऋग्वेद है उसका उपवेद है आयुर्वेद। हाँ, वही जो मेडिसिन में यूज होता है, आप सब सभी को पता है। ऋग्वेद के अंदर 1028 हिम्स, सूक्त जिन्हें कहते हैं, मतलब 1028 मंत्र हैं। इन 10 मंडल्स, मंडल्स को हम बोल देते हैं बुक्स। ऋग्वेद की 10 किताबें हैं, मतलब चैप्टर्स कह सकते हो। तो जो पहला है, जो पहला मंडल है, मतलब जो पहली बुक है, वो गॉड के ऊपर बेस्ड है। मतलब इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, मित्रा, रुद्र और विष्णु, इन सब गॉड्स को डेडिकेटेड है हमारी फर्स्ट मंडल ऋग्वेद की। सेकंड से लेकर सेवन तक ये ओल्डेस्ट पार्ट है। ऋग्वेद का ओल्डेस्ट पार्ट कौन सा है? सेकंड से लेकर सेवन तक। ठीक है। इन्हें फैमिली बुक्स भी कहा जाता है। अब फैमिली बुक्स क्यों कहा जाता है? देखो, वेद किसने लिखे? ऋषि ने। अब अगर हम उन ऋषियों के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ये वेद वगैरह पढ़ना वेस्ट है। अब हमें ये पता है कि हमें फ्रीडम मिल गया है, तो ये थोड़ी ना कि फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ना बंद कर दें। तो इसीलिए सेकंड से लेकर सेवेंथ मंडल तक हमारी ऋषि की फैमिली का जिक्र है। जो एट्थ मंडल है वो कनवा क्लैन ने कंपोज करा है, लिखा है, ये आप याद कर लो। नाइन्थ मंडल सोमदेव के ऊपर है। जो सोमदेव है वो गॉड ऑफ प्लांट्स है, पेड़ पौधों के देवता। तो पूरा का पूरा एंटायरली उन्हीं के ऊपर डिपिक्टेड है। टेंथ मंडल में आपको नदी स्तुति सूक्त, ये नाम याद कर लो, डीप जाने की जरूरत नहीं है। प्लस पुरुष सूक्त है। ये पुरुष सूक्त क्या है? इसी के अंदर हमारे चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब का जिक्र करा गया है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन वेद में सिर्फ हिम्स हैं, मंत्र हैं जो चैंट करे जाते हैं। ठीक। थर्ड मंडल जो ऑफ ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल कंपोज करा है ऋषि विश्वामित्र ने।
और उन्हीं ने हमारी दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र दिया, जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, गायत्री मंत्र कभी भी आपको जोर जोर से चैंट नहीं करना चाहिए। स्कूल वगैरह में जो ये जोर जोर से गायत्री मंत्र प्रेयर में बुलवाया जाता है, वो गलत है। पंचांग मंत्र कभी भी बोलते नहीं है। ठीक है, चलो वापिस टॉपिक पर आते हैं। जो शूद्र थे, अब ये पीरियड था हमारा 1500 से 1000 BC। अब ये जब पीरियड एंड होने ही वाला था 1000 BC के आसपास, तब हमारे शूद्राज अपीयर हुए। कौन? शूद्राज अपीयर हुए। शूद्रास कौन? जो फोर्थ वर्ण में फोर्थ बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर है। अब मैंने बोला था कि कैसे आर्यन सेटल हुए, कैसे हराया, किस किस को हराया, वो देखेंगे। तो देखो, एक सबसे फेमस युद्ध हुआ दसराजन युद्ध। अब आर्यन यहाँ पर आए, उन्होंने देखा भाई यहाँ तो ट्राइबल ट्राइबल पीपल वगैरह, राजा वगैरह उन सब का राज है। तो लड़ाई हो गई। हमारे जो पूर्वज थे, वो थे भरत क्लैन के, भरत ट्राइब के, एक तरफ से कह सकते हैं। तो भरत क्लैन के राजा थे, उनका नाम था सुदस। अब किंग सुदस, हमारे सुदस राजा ने 10 और राजाओं के साथ युद्ध किया था अकेले ने, जिस 10 में से 5 तो आर्यन थे, 5 नॉन आर्यन थे, और इन 10 से जीत गए थे। ठीक है। अब ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था पुरुषनी रिवर के पास, आज के टाइम की रावी नदी जिसे बोला जाता है। ठीक है। और एक सबसे जरूरी बात, ये जो फर्स्ट फर्स्ट और 10th मंडल जो है, फर्स्ट और 10th मंडल जो है, ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है ऋग्वेद की। इन दोनों को ही फर्स्ट के भी 191 मंत्र हैं, 10th के भी 191 मंत्र हैं। ठीक है। इस 10th मंडल में क्या था? 4 वर्ण, पुरुष सूक्त। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट वेद की तरफ चलते हैं, सामवेद। अब सामवेद में क्या है? अब देखो, सामवेद जो इंडिया का जो क्लासिकल म्यूजिक है, कोई भी अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में जाता है, वो म्यूजिक सीखना चाहता है, सबसे पहले उसके टीचर उसे क्या सिखाते हैं? सारे गामा पा। ये सामवेद से ही लिया गया है। इसके अंदर 1810 चैंट्स हैं, मंत्र हैं, और ये ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से लिया गया है। कौन से 8वें और 9वें मंडल से? ये ऋग्वेद के 500 साल बाद लिखा गया था, 1000 से 600 BC। इसकी 3 ब्रांचेज हैं, कोथुमा, रनानिया और जमीनिया। उसके बाद इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। कौन सा? गंधर्व वेद, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद, इसमें कैसे पूजा होगी, वर्शिप एंड रिचुअल नॉलेज है इसके अंदर, मतलब कोई किसी भी भगवान की पूजा है वो कैसे होगी। ठीक है। क्या क्या सामान उसमें लगेगा, प्रोसीजर क्या है, रिचुअल कैसे करे जाते हैं, यज्ञ कैसे करे जाते हैं, मतलब ये सब पढ़ाया गया है, मतलब बताया गया है। ये भी सामवेद के टाइम पर 1000 से 600 BC के बीच में लिखा गया है। सबसे पहली बार राजसूय और वाजपेय, ये दो टाइप के सेक्रीफाइसेस होते थे। ये हम आगे पढ़ेंगे कि होता क्या है। यजुर्वेद में ही सबसे पहले इनको मेंशन किया गया था। आगे, जैसे मैंने बताया, सेक्रीफाइसेस के प्रोसीजर्स इसमें मेंशन है। यजुर्वेद दो टाइप के होते हैं, इनको दो में विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को व्हाइट वेदा कहते हैं, कृष्ण यजुर्वेद को ब्लैक वेदा कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद यानी व्हाइट वेदा में केवल सिर्फ मंत्र हैं और कुछ नहीं, लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें मंत्रों की एक्सप्लेनेशन और कमेंट्रीज, दोनों चीजें हैं। ठीक है। ये मध्य दिन और कण्व ऋषि की रिवीजन है, मतलब इन दोनों ऋषियों ने जो बताया था उनकी ही रिवीजन इसमें लिखी गई है।
यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, मतलब धनुर्वेद। ठीक है। नेक्स्ट, अथर्ववेद। अब देखो, अथर्ववेद है लास्ट वेद। इसे नॉन आर्यन वर्क भी माना जाता है, मतलब ये आर्यंस ने नहीं लिखा। इसमें 5987 मंत्र हैं। ये भी सामवेद और यजुर्वेद के टाइम पे लिखा गया है। जो आपके दो किंगडम है अंगा और मगधा, वो इसी में मेंशन किए गए हैं। अथर्ववेद को ब्लैक मैजिक वेदा भी कहा जाता है। इसके अंदर क्योंकि मैजिक स्पेल्स है, मैजिक मंत्र हैं, बुरी स्पिरिट्स वगैरह को भगाने के लिए। इन्हें 20 खंड या बुक्स में बांटा गया है। ये आपको याद करना है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें शौनक और ये जो पेपलद ऋषि ऋषि थे उनकी रिविजन्स हैं। इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। फिर आते हैं ब्राह्मण्स। अब मैंने शुरू में बताया था कि चार पार्ट होते हैं, संहित, ब्राह्मण और अरण्यका और उपनिषद। तो देखो, ये ब्राह्मण्स में हिम्स को एक्सप्लेन करते हैं वेदा के। साइंटिफिक नॉलेज भी हमारे पूर्वजों को थी तो वो इसी में लिखी गई है। अब ये डिफरेंट वेद को डिफरेंट ब्राह्मण यानी एक्सप्लेनेशन की बुक में बांटा गया है। तो ऋग्वेद को कौन सी में, अत्रेया या कोशिटक ब्राह्मण में। सामवेद को जमीन या फिर तांड्या, शतपथ यजुर्वेद की, गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है अरण्यकाज। अरण्यकाज जी जो जंगल में जो रहते थे, फॉरेस्ट में जो रहते थे, उनकी फिलोसफीज अरण्यका में लिखी गई है। ये ब्राह्मण्स की अपेंडिसेस हैं। उपनिषद, उपनिषद का दूसरा नाम आप लिख लेना वेदांत। वेदांत भी कहते हैं उपनिषद को। टोटल 108 उपनिषद होते हैं, जिनमें से 13 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने उपनिषद होते हैं? ये 108 होते हैं। ये तो हर साल रिपीट होता है किसी ना किसी पेपर में, चाहे वो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर कोई भी पेपर जिसमें आपकी जीएस आती है, हिस्ट्री आती है, उसमें रिपीट होता है। ठीक है। ओ, और देखो, आत्मन और ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट उपनिषद में ही एक्सप्लेन किया गया है। अब एक फैक्ट पढ़ते हैं। आपने चाणक्य नीति, चाणक्य का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, उसी को हम पांचवा उपवेद मानते हैं। नेक्स्ट, वेदांग। अब देखो, वेदांग को लिम्स बोला गया है किसकी? वेदों की, क्योंकि ये उनको पढ़ जिसने वेद पढ़ने से पहले वेदांग पढ़ लिए, उसको अच्छी तरह से वेद समझ आ जाएंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग टोटल, हमारे 6 वेदांग होते हैं, 6 इन नंबर होते हैं। इनको आप याद कर लेना। अब ज्योग्राफिकल नॉलेज देखो। अब क्या हुआ, 1500 से 1000 बीसी के टाइम पे रिवर खुबा, सिंधु यानी इंडस और सिंधु रिवर की 5 ब्रांचेस, इन सब का जिक्र ऋग्वेद में है। मतलब इनको इतनी ज्यादा ज्योग्राफिकल नॉलेज थी। सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है, सबसे पायस रिवर, वो है सरस्वती। सरस्वती नदी को दो और नामों से जाना जाता है। दो नहीं, 3 और नामों से जाना जाता है। मातेतामा, नदीतामा और देवीतामा। ठीक है। सरस्वती को इन 3 नामों से और जाना जाता है। ये भी हर साल क्वेश्चन आता है, इन्हें भी याद कर लेना। अब ये जो सरस्वती नदी, ये प्रेजेंट डे घाघर और हाकड़ा चैनल है, हरियाणा एंड राजस्थान का। प्रेजेंट डे में इस नाम से सरस्वती नदी को जाना जाता है। अब देखो, आर्यन सबसे पहले सेटल हुए थे सप्त सिंधु रीजन में, लैंड ऑफ 7 रिवर्स में। ठीक है, यानी पंजाब, सिंध, वो वाला एरिया। समुद्र भी ऋग्वेद में मेंशन है, जिसका अर्थ बताया गया है कलेक्शन ऑफ वाटर, पानी का समूह, मतलब उसको कलेक्ट करा हुआ। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कि मैंने बताया था। नदी
जो पहले किस नाम से जानी जाती थी और उनका मॉडर्न नेम क्या है? वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चेनाब, पुरुषिम ग्रावी, जहाँ पर हमारा 10 राजन युद्ध हुआ था। ये सरस्वती सबसे पास रिवर, जो कि हमने अभी पढ़ा, घाघर, हाकड़ा चैनल, HR, और राजस्थान RJ का। ठीक है। अब कुछ गॉड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इंद्रदेव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं का जिक्र सबसे ज्यादा यानी 250 मंत्रों में किया गया है। इनको पुरंदर भी कहते थे, जिसका अर्थ होता था ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, कि जो किले होते थे ना, महल वगैरह भगवान के, उनको तोड़ देते थे ये, ऐसा माना जाता है। तो पुरंदर का ये मतलब होता है। अग्निदेव सेकंड पोजीशन पर थे। फायर गॉड मतलब अग्नि देवता, 200 बार इनका 200 मंत्रों में जिक्र है। वरुण देव जल देवता। सोमदेव प्लांट्स के देवता। मारुति स्टॉर्म और विंड्स के देवता। अब आगे देखो। अब लेटर वैदिक पीरियड आता है। भाई वेद वगैरह तो हमने लिख लिए, अब उसके बाद लोग कैसे रहते हैं वो देखेंगे। अब इनिशियली जब आर्यंस इंडिया में, सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए, तो उन्होंने वो रहने लगे सरस्वती और दृष्टद्वती नदी के बीच में। ठीक है। फिर एक थे कुरुज, एक थे पांचाल। जो कुरुज थे उन्होंने दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया। आपने सुना है ना हस्तिनापुर वगैरह, तो उन्होंने दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया। और कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नाम में कुरु और क्षेत्र, कुरुओं का क्षेत्र, इन्होंने इसको अपनी कैपिटल बना लिया। पांचाल, पांचाल राज्य जो था वो मिडल पोर्शन ऑफ डोब में रहता था। जैसे इंडिया, तो यहाँ मिडल डोब में रहने लग गया। और इन्होंने अपनी कैपिटल बना ली हस्तिनापुर। ठीक है। पांचाल ने नहीं, कुरुज ने अपनी कैपिटल बना ली हस्तिनापुर। कुरुक्षेत्र कैपिटल नहीं, इनका एरिया था जहां पर ये रहते थे। महाभारत हुई थी 950 BC अराउंड। ठीक है, ये याद रख लेना। अब सेक्रीफाइसेस, जैसे मैंने बोला था कि आगे एक्सप्लेन करूंगा। राजसूय जो था वो पावर के लिए यज्ञ किया जाता था। वाजपेय था चैरियोट रेस, मतलब रथों की रेस। अश्वमेध था कि भाई कोई भी राजा है, वो सबसे पहले यज्ञ करेगा। उसके बाद एक अश्वमेध मतलब घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा होता है, अश्व का मतलब, तो उस घोड़े को छोड़ देगा। अब वो जहां जहां वो हॉर्स जाएगा, घोड़ा जाएगा, वो पूरी टेरिटरी उस राजा के नाम होती जाएगी। अगर किसी राजा ने वो घोड़ा रोक लिया, तो उन दोनों का युद्ध होएगा, होगा। ये होता था। अब स्टेजेस ऑफ लाइफ, इनको 4 आश्रम के नाम से जाना जाता है। 4 आश्रम। ठीक है। इसमें देखो, सबसे पहले ब्रह्मचर्य मतलब बैचलर का जीवन, स्टूडेंट लाइफ। उसके बाद गृहस्थ मैरिड लाइफ। फिर वनप्रस्थ, कि भाई रिटायर हो गए हम तो, वो लाइफ। फिर सन्यास। अब भाई भक्ति के मार्ग पर हम चलते हैं। ये जो थे आपकी 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ थे। अब सोसाइटी देखो। सोसाइटी में हमारे 4 वर्ण बन गए थे। ब्राह्मण, पंडित जी, क्षत्रिय किंग्स या वॉरियर्स, वैश्य बिजनेसमैन और लैंड ओनर्स, शूद्र, शूद्र मतलब सर्वेंट्स पीसेंट्स वगैरह, अनटचेबल्स मतलब ये जो बाहर के लोग थे, हम ये आर्यंस उनको अनटचेबल मानते थे। ठीक है। अब भाई इनके ना धीरे धीरे भगवान भी बदलने लग गए। किन्हीं भगवान ने इंपोर्टेंस वगैरह खो दी अपनी, जैसे इंद्र और अग्नि ने अपनी इंपोर्टेंस खो दी। ठीक है। अब उनको वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे। सुप्रीम पोजीशन अब ले ली थी प्रजापति ने। ये याद रखना। लेटर वैदिक पीरियड में आप कंफ्यूज होते हो, लेटर और वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड था बिल्कुल शुरू का, जब ऋग्वेद, सामवेद, ये जो वे लिखे गए, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट थे इंद्र और अग्नि। लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड में इंपॉर्टेंट हो गए प्रजापति। ठीक है। तो एक नए गॉड रुद्र, गॉड ऑफ एनिमल्स, वो भी इंपॉर्टेंट हो गए, जानवरों के देवता। विष्णु को प्रिजर्वर मतलब बचाने वाला मानने लगे, विष्णु भगवान जी को।
फिर कुशन, जो केटल्स का गॉड और शूद्र का गॉड माने जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो गए। अब आगे देखो। अब आपने कई श्लोक देखे होंगे कई जगह, तमसो मां ज्योतिर्गमया, ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडका उपनिषद से। और गायत्री मंत्र मैंने बताया ही था, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वो लिखा गया है। ठीक है। अब देखो, एसएससी, कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी, आपका दिल्ली पुलिस हो गया, आपका सीजीएल हो गया, आपका सीपीओ हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया, और भाई आपका कोई भी मतलब सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम हो गया, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीएस आती है, हिस्ट्री आती है, ये वीडियो उन सब के लिए बेस्ट है। मतलब मैंने इसमें 95% प्लस चीजें इंक्लूड कर दी हैं, और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी नई वीडियोस आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।